Today we discuss Public Gambling Act 1867. पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के हर सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट स्टूडेंट है उनके लिए वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है। गैम्बलिंग एक्ट के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। जो गैम्बलिंग एक्ट है इंडिया का उसके बारे में मैं डिटेल से और आराम से समझाऊंगा कि क्या है और कैसे है। कुछ लोग जुआ करते हुए पकड़े जाते हैं, उनको क्या सज़ा होती है। जो लोग जुआ घर चलाते हैं उनको क्या सज़ा होती है। वेदर गैम्बलिंग इज़ लीगल और इलीगल वो बताया जाएगा। इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स में गैम्बलिंग लीगल है और कौन कौन सी स्टेट्स में गैम्बलिंग इलीगल है वो बताऊंगा। गैम्बलिंग के कौन कौन से वे आउट है। लॉटरी है, लॉटरी होगी और साथ में हो गया हॉर्स रेसिंग होगी, इंटरनेट बैटिंग होगी। ये सारा गैम्बलिंग में डिस्कस करेंगे हम आज, और सेक्शन वाइज डिटेल में आज गैम्बलिंग एक्ट ख़त्म करेंगे सारे का सारा, ठीक है। शुरू करते हैं। गैम्बलिंग एक्ट। गैम्बलिंग एक्ट जो है उसका नाम है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। सबको मालूम है कि 1867 में ये एक्ट पास हुआ था। उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश रूल कर रहे थे। उस समय उन्होंने गैम्बलिंग एक्ट बनाया। जो भी जुआ घर चलाते थे, जुआ खेलते थे, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए एक्ट बनाया गया था, क्योंकि उससे पहले ये गैम्बलिंग एक्ट नहीं था। और इंडियन पिनल कोड के अंडर ही अगर कोई गलत काम करता था या गैम्बलिंग से किसी को कोई नुकसान होता था तब उसे इंडियन पिनल कोड के अंदर उसे सज़ा दी जाती थी, ठीक है। तो लेकिन आजकल यूके में ये लीगल हो गया है। यूके ने गैम्बलिंग एक्ट को लीगल कर दिया है। वहाँ पे लीगलाइज हो गया इन 2005 में यूके गवर्नमेंट लीगलाइज दी गैम्बलिंग बाय पासिंग गैम्बलिंग एक्ट 2005। लेकिन इंडिया में अभी तक गैम्बलिंग एक्ट 1867 ही चल रहा है, ठीक है जी। इंडिया में ये जो गैम्बलिंग एक्ट है, ये गैम्बलिंग एक्ट बनाने का अधिकार स्टेट्स के पास है, क्योंकि ये स्टेट्स की जो लिस्ट होती है ना, 7th शेड्यूल लिस्ट 2nd, ये उसमें आता है। तो स्टेट्स के पास पावर है अपनी अपनी स्टेट्स के लिए गैम्बलिंग एक्ट के लिए लेजिस्लेशन पास करने के लिए। तो हर स्टेट अपने अकॉर्डिंगली इसे पास करती है। और जो सेंटर का ये एक्ट है, सेंटर का एक्ट जो है वो गैम्बलिंग एक्ट 1867 ही चल रहा है अभी तक, ठीक है जी। और अब हम डिफाइन करते हैं गैम्बलिंग को। गैम्बलिंग में क्या क्या आता है, और 3 चीज़ें हैं। 3 थिंग्स आर नॉट कंसर्न्ड अंडर द गैम्बलिंग, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैम्बलिंग एक्ट से बाहर रखा है। वो है बैटिंग ऑन ए हॉर्स रेस, गेम्स ऑफ स्किल 2 और लॉटरीज 3। ये 3 चीज़ें गैम्बलिंग एक्ट से बाहर रखी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। अब आज जो गैम्बलिंग इज़ अलाउड इन इंडिया, कहाँ कहाँ पे अलाउड है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे गैम्बलिंग अलाउड है। एक तो गोवा है और एक है दमन दीव, तीसरा है सिक्किम। ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे गैम्बलिंग अलाउड है इंडिया में। अब लॉटरी के बारे में बात करते हैं। इन 2020 लॉटरी जो है वो भारत की 13 स्टेट्स में आराम से चल रही है। 13 स्टेट्स में अलाउड है। स्टेट्स के नाम हैं
अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो ये 13 स्टेट्स हो गई है। यहाँ पे गैम्बलिंग लॉटरी अलाउड है। तो अब बात करते हैं गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस के बारे में। गेम ऑफ चांस इज़ प्योर गैम्बलिंग, उसे गैम्बलिंग में रखा गया है। लेकिन गेम ऑफ स्किल को एक्ट से बाहर रखा गया है। जहाँ पे भी स्किल आ जाती है वहाँ पे इसे गैम्बलिंग से बाहर रखते हैं। गेम ऑफ स्किल जिसमें इन्वॉल्व है वो गैम्बलिंग में नहीं इन्वॉल्व किया जाता, क्योंकि गेम ऑफ स्किल जो है उसमें प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ये होना ज़रूरी है जो भी खेल रहा है वो। सेकेंडली, स्किल हैज़ टू बी ए प्रीडोमिनेंट फैक्टर, दूसरा पॉइंट ये है। थर्ड, गेम ऑफ स्किल नॉट ए गैम्बलिंग लाइक ड्रीम 11। जो ड्रीम 11 प्लेटफॉर्म है इंडिया का सबसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, और ज़्यादातर लोग उसी पे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो वो भी है। अब अगर हम बात करें गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ चांस ये प्योरली डिपेंड करता है लक के ऊपर। जब ये लक के ऊपर डिपेंड करता है तो प्योरली गैम्बलिंग हो गया। जो चीज़ प्योरली गैम्बलिंग है वो गैम्बलिंग एक्ट में आती है। तो गैम्बलिंग एक्ट 1867 इज़ ए ओल्ड लॉ, ठीक है। Therefore, it does not contain any regulation with regard to online and internet gambling. ऑनलाइन और इंटरनेट गैम्बलिंग के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा गया। ओनली नागालैंड प्रोहिबिट्स द गेम्स ऑफ स्किल बाय देयर एक्ट, नेमली नागालैंड प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग एंड प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम ऑफ स्किल एक्ट 2015। In other states, there are no such legislation. So time and again court has to decide that one particular game comes in the ambit of a game of skill or game of chance. तो हम 3 केसेस मेनली जो मुझे याद है वो गैम्बलिंग एक्ट में 3 केसेस का ज़्यादा रेफरेंस आता है। वो केसेस है, सबसे पहला केस तो है RMD वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 का केस है। उसमें ये डिसाइड किया गया था, कोर्ट ने डिसाइड किया था कि सर्टन लेवल पे अगर स्किल इन्वॉल्व है, व्हेन ए सर्टन लेवल ऑफ स्किल इज इन्वॉल्व्ड, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज गैम्बलिंग। तो एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायणा 1968 का ये केस है। इस केस में कोर्ट ने अलाउड किया था एस्टेब्लिशमेंट को टू कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ चार्ज, के वो कुछ चार्ज ले सकती है टू रनिंग फॉर द सेम। जो ये चलाते हैं ना इसे एस्टेब्लिशमेंट टू कलेक्ट ए स्मॉल फीस फॉर मेंटेनिंग एंड रनिंग द सेम फॉर गेम ऑफ स्किल लाइक रम्मी वगैरह, ये जो रम्मी वगैरह खिलाते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत चार्ज जो वो ले सकते हैं। ये कोर्ट ने डिसाइड किया था इस केस में। अब एक केस और है, उस केस का नाम है के आर लक्ष्मणा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हॉर्स रेसिंग जो है वो गैम्बलिंग नहीं है। तो ये 3 केस है, मेनली 3 केस याद रखो। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो हमारा एक्ट है, एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्ट की ज़रूरत पड़ी टू प्रोसिक्यूट द पर्सन्स हु आर प्लेइंग, जो जुआ खेल रहे थे, हु आर गैम्बलिंग, और जो ये जुआ घर चलाते थे उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए गैम्बलिंग एक्ट 1867 की जरूरत पड़ी। उस समय एक्ट बना। तो
एक्ट में हम बेसिकली मेन बात करते हैं कॉमन गैम्बलिंग हाउस कौन से होते हैं, क्योंकि गैम्बलिंग हाउस के ऊपर ये सारा चल रहा है। गैम्बलिंग हाउस उसे हम कहेंगे एनी हाउस, एनी रूम, एनी वाल्ड एनक्लोजर प्लेस जहाँ पे कोई भी बंदा कार्ड, डाइस, टेबल, अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई भी गेम जैसे रम्मी, ताश के ये जो पत्तों के साथ गेम खेलते हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ भी जो गेम खेली जाती है, और फॉर द बेनिफिट, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द पर्सन ओइंग, ऑक्यूपाइंग, यूजिंग और कीपिंग सच हाउस, रूम, एनक्लोजर और प्लेस वेदर बाय वे ऑफ चार्ज और अदरवाइज। जो भी इसे वो चलाता है उसके बेनिफिट के लिए, जो उस रूम में, उस एरिया में आता है गेम खेलने के लिए, तो उस एरिया को, उस रूम को, उसे कॉमन गेमिंग हाउस बोला जाता है। तो ये तो मेन डेफिनेशन में ये आता है एज पर सेक्शन 3। पहले वन सेक्शन प्रियम्बल वाला आ जाएगा, दूसरा ये जो मेन सेक्शन है में उसमें हम जाते हैं। थर्ड सेक्शन आ गया। थर्ड सेक्शन है पेनल्टी। पेनल्टी है कि ये जो कॉमन गेमिंग हाउस जो बनाते हैं उनको क्या पेनल्टी लगती, उस समय लगती थी 200 रुपये की पेनल्टी थी। उस समय 200 रुपये बहुत होते थे और 3 महीने की उन्हें इम्प्रिजनमेंट होती थी। आज की डेट में यूपी में इसे 500 से 2000 रुपये के आसपास कर दिया गया और इम्प्रिजनमेंट बढ़ा के 3 महीने से लेके 1 साल तक कर दी गई है। पंजाब में भी ऐसा ही है, 2000 के आसपास फाइन लगता है। अब बात करें हम सेक्शन 4 की, गैम्बलिंग एक्ट सेक्शन 4, पेनल्टी फॉर बीइंग फाउंड इन ए गेमिंग हाउस। अगर कोई भी बंदा वहाँ पे गेम खेलते हुए पकड़ा जाता है तो उसे क्या पेनल्टी होगी, तो उसका फ़ाइन उस समय 100 रुपये था, इम्प्रिजनमेंट 1 मंथ की थी। बाद में बढ़ा के इसे आज की कुछ समय पहले की बात करें तो 500 रुपया और 4 महीने सज़ा कर दी थी पंजाब में, और यूपी में 200 से 500 रुपये के बीच में, और इम्प्रिजनमेंट 1 महीने से 6 महीने के बीच में होती थी। 1 महीने से कम की इम्प्रिजनमेंट नहीं होती आज की डेट में, कम से कम 1 महीना तो इम्प्रिजनमेंट उसकी होती ही है। अब आगे बात करते हैं सेक्शन 4, ठीक है ना, सेक्शन 5। सेक्शन 5 में पुलिस के पास पावर है, वो सर्च कर सकती है किसी भी गैम्बलिंग हाउस को जहाँ पे इन्फॉर्मर बोल दे कि यहाँ पे गैम्बलिंग हो रही है, यहाँ पे कोई जुआ खेल रहा है, यहाँ जुआ गल्फ चल रहा है, तो पुलिस हैज़ पावर टू एंटर एंड अरेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन गेमिंग देयर। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में है जो भी कार्ड्स वगैरह वहाँ पे जो कलेक्ट किया गया, डाइस, गेमिंग टेबल, क्लॉथ, बोर्ड और अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गेमिंग, जो भी सस्पेक्टेड है वहाँ पे, जो भी पकड़ा गया, वो एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। जो पकड़ा गया सामान उसे माना जाता है कि वहाँ पे गेम खेली जा रही थी, जुआ खेला जा रहा था, और एज ए एविडेंस उसे ट्रीट किया जाता है। सेक्शन 7 में आ जाता है पेनल्टी फॉर गिविंग फॉल्स नेम एंड एड्रेस एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। कई लोग अरेस्ट होते समय अपना नाम गलत बता देते हैं, मेरा नाम ये है या ये है। कुछ लोग होते हैं जो असली नाम पता नहीं बताते, तो उनको भी 500 रुपये फाइन, 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट उनको दी जाती है। उसके बाद आ जाओ सेक्शन 8 में, जो भी सामान पकड़ा जाता है उसे फिर डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देते हैं मजिस्ट्रेट सेक्शन 8 में, कि जो भी सामान पकड़ा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गेमिंग टू बी डिस्ट्रॉयड ऑन कन्विक्शन फॉर कीपिंग गेमिंग हाउस में जो भी सामान पकड़ा गया उसे सेक्शन 8 में मजिस्ट्रेट बोल देता है कि इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। सेक्शन 9 में है कि प्रूफ ऑफ प्लेइंग फॉर स्टेक्स इज अननेसेसरी।
कोई बंदा कहता है मैं तो जी वैसे ही खेल रहा था, मैं पैसे के लिए तो नहीं खेल रहा था, मैंने कोई चीज़ स्टेक पे नहीं लगाई थी, मैं तो जस्ट वैसे ही खेल रहा था। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए खेलो या स्टेक के लिए खेलो तभी गैम्बलिंग होगी। अगर आप पकड़े गए उस गेमिंग हाउस में गैम्बलिंग करते पकड़े गए तो गैम्बलिंग एक्ट में आपने ऑफेंस किया, माना जाएगा आपने ऑफेंस किया है। ठीक है जी। सेक्शन 10 में आ जाता है मजिस्ट्रेट हैज पावर टू एग्जामिन एनी पर्सन फाउंड इन द गेमिंग हाउस। जो भी उस गेमिंग हाउस में पकड़ा गया उसको मजिस्ट्रेट एग्जामिन कर सकता है, ओथ पे कर सकता है, उसकी अफर्मेशन ले सकता है, एविडेंस ले सकता है, चाहे वो देना चाहे चाहे वो ना देना चाहे, उसको एग्जामिन कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास पावर है उसे एग्जामिन करने के लिए। ठीक है। अब सेक्शन 11 में आ जाए। सेक्शन 11 में अगर कोई सरकारी गवाह बन जाता है तो वो बोल देता है हाँ जी वहाँ पे ये सारे काम हो रहे थे और ऐसे जुआ चल रहा था, ये लोग खेल रहे थे, वो सरकारी गवाह बन जाएगा। तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, उसे एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और उसे फ्री कर देगा चार्ज से, उसके ऑफेंस रिमूव कर देगा। उनके पास पावर होती है जजिस के पास, उसे रिमूव कर देते हैं और उसे हम कहते हैं विटनेस इंडेमनीफाइड। सेक्शन 11 में ये है। सेक्शन 12 में है एक्ट नॉट टू अप्लाई ऑन सर्टन गेम्स। कुछ गेम्स पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। वो कौन सी हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाए। पहली तो है गेम ऑफ मेयर स्किल। सेक्शन 12 में तो यही लिखा है ज़्यादा कि मेयर स्किल, जहाँ पे भी स्किल इन्वॉल्व है वो उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे भी गेमिंग में स्किल इन्वॉल्व है। अब सेक्शन 13 में है 50 रुपीज़ फाइन है, 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट है फॉर गेमिंग एंड सेटिंग बर्ड्स एंड एनिमल टू फाइट इन ए पब्लिक स्ट्रीट। अगर हम किसी जानवर के बच्चों को या पक्षियों को आपस में लड़वाते हैं तो उसके लिए ये सेक्शन 13 बनाया गया था। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है ये जो जिसने भी गैम्बलिंग की तो इसको ये किस कोर्ट में ट्रायबल होगा, किस मजिस्ट्रेट के पास पावर है। तो उस मजिस्ट्रेट के पास पावर है इसे वो करने की जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये सारा काम हो रहा है, वो मजिस्ट्रेट से उसके पास पावर है। जिसकी भी जुरिस्डिक्शन में वो एरिया पड़ता है उस मजिस्ट्रेट के पास पावर है इसे ट्राई करने की। सेक्शन 15 है पेनल्टी फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अगर कोई बंदा दूसरी बारी पकड़ा जाता है, सपोज दूसरी बारी वो करते हुए पकड़ा गया, फिर से गैम्बलिंग में पकड़ा गया, तो जो पहली बारी उसे सज़ा दी गई थी उसका डबल, जो पहली सज़ा थी उसका डबल सज़ा दी जाती है। लेकिन 6 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाती और 600 रुपये फ़ाइन है। ये अब बढ़ा के पंजाब में इसे 1000 रुपये फ़ाइन कर दिया और 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट कर दी गई। बाकी जजिस पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स। हर स्टेट का अपना रूल एंड रेगुलेशन है, वो उसके अकॉर्डिंगली उनकी वो जो इम्प्रिजनमेंट और फाइन है वो वैसे डिपेंड करता है कैसे कैसे होगा। सेक्शन 16 है। सेक्शन 16 में जजिस के पास पावर है कि जो भी पकड़ा गया वो उसमें जो मनी पकड़ी गई है उसमें से कुछ पोर्शन, वो जो इन्फॉर्मर है जिसने बताया कि वहाँ पे जुआ खेला जा रहा है उसको उसमें से कुछ पेमेंट उसको एज ए रिवार्ड दे देते हैं। वो सेक्शन 16 में आता है। उसके बाद आ गया सेक्शन 17, वो डील करता है कि रिकवरी कैसे करेंगे। जो फ़ाइन लगाए हैं बंदे के ऊपर, वो फ़ाइन जो भी लगाए हैं उसकी रिकवरी कैसे होगी। तो रिकवरी होगी एज़ पर सेक्शन 61 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंगली, जैसे बाकी फ़ाइन लेते हैं
अच्छा, इसकी फाइन के प्रोसीजर वो सेम है। उसके बाद सेक्शन 18 जो पंजाब में है उसमें तो सिंपल एग्जाम्प्ट किया कुछ गेम्स को जिसमें मेयर स्किल इन्वॉल्व है। ये गैम्बलिंग एक्ट 1867 सारा हमने पढ़ लिया, इसको डिस्कस कर लिया। मेनली जो बेयर एक्ट में है वो तो यही है, केसेस 3 ही थे जो मेनली आते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिए, एक एक सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया। और आज की डेट में ऑनलाइन ऑफलाइन जो गेम्स है जिसमें स्किल इन्वॉल्व है, हॉर्स रेसिंग जो है वो गैम्बलिंग में नहीं आती है। कुछ साइट्स हैं जो चलाती हैं गैम्बलिंग, लेकिन वो गेम खिला के करती हैं, उसमें भी स्किल इन्वॉल्व है, इसलिए वो गैम्बलिंग एक्ट के अंदर नहीं आती है। जो गेम्स हैं जिनमें बिल्कुल लक डिपेंड करता है, ओनली बाय चांस, वो गेमिंग उसमें आती है, वो गैम्बलिंग में आती है। लेकिन इंटरनेट के ऊपर जो है उसके ऊपर कोई रेगुलेशन कोई बात नहीं करता। लेकिन यूके, चाइना वगैरह ये जो कंट्री है वहाँ पे ये लीगलाइज हो गया, और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो हाईली टैक्स लगाती है इनके ऊपर, और टैक्स से इनकम जनरेट होती है, लोग खेलते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, तो इसको लीगलाइज किया जा सकता है। लीगलाइज करने से इकोनॉमी भी बढ़ती है, बेनिफिट भी होता है, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, हर चीज़ के होते हैं कुछ। लेकिन गैम्बलिंग जो मोहल्लों में खेला जाता है, जो महाभारत आपने देखा, महाभारत भी गैम्बलिंग की वजह से हुई थी। तो जो चीज़ें गलत हैं वो गलत है। आज हमने डिस्कस किया गैम्बलिंग एक्ट 1867। अगली बारी मैं कोई और एक्ट लेके आऊँगा, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।